नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके नेट पेपर 1 के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी अदर कोर्सेज हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत ही मूल्यवान रहेगा। तो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर, जिसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ISA के नाम से जानते हैं। तो यह एक आपका अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, किसके ऊपर? सोलर एनर्जी के ऊपर। तो सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ ये गठबंधन है, अलायंस है। और इसके अंतर्गत कौन से देश आएंगे, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ये जो आपका अगर ग्लोब है, इसका मानचित्र अगर आप देखते हैं तो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाले जो कंट्रीज़ हैं वही इसका सदस्य बन सकते हैं, वही इस गठबंधन में हिस्सा ले सकते हैं। अन्यथा इसके अदर जो कंट्री हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी कैंसर एंड आपका कैप्रिकॉर्न का एरिया है, यहाँ पे सूर्य का किरण जो होता है ना, वो अगर साल में देखा जाए 365 दिन में, तो मैक्सिमम डेज यहाँ पे सीधे तौर पे सूर्य का किरण यहाँ पे पड़ता है और ये सोलर एनर्जी के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो देश आते हैं वही इस गठबंधन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो पहले आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं आगे के ऊपर। तो देखिए, सोलर आपका एनर्जी से जुड़ा हुआ ये आपका गठबंधन है और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको हम बताते हैं। फ़ायदा मिलेगा कि जो हमारे पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। और आपका ये गठबंधन कहाँ से निकल के आता है? तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जितने भी वीडियो हमने बनाए उसमें अगर आपने सुना होगा, अगर आपने थोड़ा सा समझा होगा, तो 1992 में आपका अर्थ समिट होता है। कहाँ पे? आपके रियो डी जेनेरियो में, जिसको रियो समिट के भी नाम से जानते हैं। और यह जलवायु परिवर्तन पे एक आपका देखें तो यहाँ पे सम्मेलन होता है। अब क्या होता है, इसी सम्मेलन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, यानी एक और समझौता यहाँ पे निकल के आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कब आता है? 1994 को ये आपका समझौता आता है। और इस समझौते, इस संधि के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी का तापमान है उसको कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती करनी है। इसके अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। और इसी के अंतर्गत जो पार्टी होती हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, उनको पार्टी के नाम से जाना जाता है। और उनका बैठक होता है वर्ल्ड के अलग अलग जो देश हैं उनके अंदर, ठीक है, अलग अलग देशों के शहरों के अंदर इनका हर वर्ष बैठक होता है। और उस बैठक को COP के नाम से आते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जानते हैं। और वो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे अपने तय करते हैं, टारगेट तय करते हैं और अचीव करने के लिए रास्ते निकालते हैं। तो ये हो गया कॉप। अब कॉप का हर वर्ष बैठक होता है, तो हम उसको COP 1, COP 2, COP 3 के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला कॉप हुआ था आपका 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बर्लिन में। सेकेंड होता है आपका, थर्ड आपका होता है कहाँ पे? क्योटो में, जापान में, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल में तय होता है कि हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती करनी है, ठीक। उसके बाद आपका COP, कॉप ऐसे करते हुए COP 21 आता है। COP 21 कहाँ पे होता है? COP 21 पेरिस में होता है, जिसको पेरिस आपका सम्मेलन के नाम से भी आप जानते हैं, पेरिस कॉन्फ्रेंस के नाम से भी आप जानते हैं। अब पेरिस कॉन्फ्रेंस में ये तय होता है कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती तो करनी है। ये आपके COP 3 में कहा गया, लेकिन COP 21 में ये तय करना था कि हम जो देश हैं इसके अंतर्गत जो पार्टी हैं उनको अपने यहाँ कितना, यानी कि 4 मीट्रिक टन या 5 मीट्रिक टन या % में ही आपको बताना है कि हमें इतना ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती करेंगे हम अपने यहाँ, यानी जो भी उत्सर्जन हो रहा है उसको हम कम करेंगे। तो ये चीज़ें निकल के आ जाती हैं। एक में तो
आप तय करते हैं, एक में ये भी तय कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि हम कितनी कटौती करेंगे। अब इसी पेरिस समझौते के अंतर्गत देखा जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकल के सामने आता है, ठीक। तो ये सपोर्ट करेगा आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को कम करने में, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि ISA कहाँ से निकल के आता है। अब आते हैं आगे। देखिए कहा गया है कि इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया और वो था आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, ठीक है, 2015 में हुआ था। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? आपका इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये आपको याद रखना है कि ISA का जो गठबंधन है कब आपका आता है निकल के, ये 30 नवंबर 2015 को पेरिस में निकल के आता है। साथ ही इसका मुख्यालय जो है वो हरियाणा गुरुग्राम में है, भारत में। आगे देखिए कहा गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य टिकाऊ पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु समर्थन के लिए राष्ट्रों के एक समूह को एक साथ लाना। तो यहाँ पे क्या करना है? राष्ट्रों को समूह को एक साथ लाना है, साथ ही जो भी टेक्नोलॉजी है उनको शेयर करना है, उनको बताना है, वहाँ के लोगों को स्किल्ड करना है ताकि वो अपने कंट्री में सोलर के क्षमता को कैसे बढ़ा सकें। R&D रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे विकसित कर सकें। जो कंट्रियाँ पीछे हैं, जिनके पास वित्त नहीं है, उनको पैसे भी मुहैया कराया जाए इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत, ताकि हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को कम किया जा सके और पेरिस समझौते के लक्ष्य को भी देखें तो पूरा किया जा सके। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जा रही हैं। अब देखिए कहा गया टारगेट क्या है? तो देखिए 1 ट्रिलियन वाट सोलर एनर्जी, इसको टारगेट में ISA के अंतर्गत टारगेट में रखा गया है। लेकिन सभी का मिला के, यानी पूरे जितने भी इसके गठबंधन के अंतर्गत जितने भी देश होंगे उनको मिला के टारगेट रखा गया है कि 2030 तक सोलर एनर्जी से, यानी कि क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से हमें 1 ट्रिलियन वाट्स ऊर्जा बनाना है। अब देखिए आगे क्या चीज़ें कही गई हैं। देखिए कहा गया ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली बैठक की शुरुआत कहाँ होती है? भारत के प्रधानमंत्री ने, यानी कि इसकी शुरुआत जो होती है ISA की, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में किया। यानी कि सबसे पहले ISA के ऊपर बातें शुरू कहाँ से होती हैं? तो सबसे पहले शुरू होती हैं अफ्रीका के शिखर सम्मेलन में, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे बात करते हैं इसके ऊपर। फिर 2015 में आपके COP21, जिसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से आते हैं, वहाँ पे बातें होती हैं। और पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पहले कुछ सदस्य देश जो हैं उनकी बैठक होती है और उसी बैठक में ISA के ऊपर बातें की गई। फिर तो ये था आपका शुरुआत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, यहाँ पे जो था। अब चलते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बनते हैं। देखिए कहा गया है कि ISA को विकासशील देशों द्वारा एक संयुक्त मोर्चा बनाने और विकासशील देशों के भीतर और सौर ऊर्जा उपकरण बनाने के लिए अनुसंधान और विकास, यानी कि R&D के लिए एक गठबंधन के रूप में भी देखा जाता है। जो हमने बात कहा कि यह संयुक्त मोर्चा बनाना ISA के देखा जाए तो अंतर्गत, जो कि विकासशील देशों के भीतर ये क्या करेगा? ऊर्जा उपकरणों को बनाने के लिए क्या करेगा? टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराएगा और साथ ही साथ रिसर्च और विकास के लिए ये काम करेगा। आपका कौन सा गठबंधन? ये आपका ISA। और साथ ही हर देश देखा जाए तो इसको एडॉप्ट करने के लायक नहीं, क्योंकि हर देश के पास उतना वित्त नहीं है, पैसे नहीं है। तो कहा गया है कि इस गठबंधन के माध्यम से जो गरीब देश हैं, जो अविकसित हैं, उनको हर चीज़ें मुहैया कराया जाएगा, हर चीज़ शेयर किया जाएगा, जिससे कि वो अपने देश में सोलर एनर्जी पे काम कर सकें। आगे देखिए कहा गया 30 जून 2016 को इस गठबंधन ने सौर ऊर्जा के वित्त जुटाने में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता कर लिया। विश्व बैंक के साथ इन्होंने समझौता कर लिया, जिससे कहा गया कि 2030 तक बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा किया जा सके और 1 ट्रिलियन आपके डॉलर से ज़्यादा धन जुटाने में आपका मदद मिल सके, जिससे कि
वित्त की समस्या जो है उससे निपटा जा सके, इस गठबंधन के अंतर्गत जो देश आते हैं उनको धन मुहैया कराने में मदद मिले। आगे देखिए क्या कहा गया है। देखिए कहा गया कि भारत 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 175 गीगावाट आपके अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस गठबंधन की सहायता लेगा। यानी कि इंडिया का लक्ष्य है कि 2022 तक वो 175 गीगावाट जो आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उससे हटके रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से वो टारगेट करेगा, इंडिया में इतना आपका एनर्जी वो उत्सर्जन करेगा। और जिसमें कि 100 गीगावाट टोटल 175 में 100 गीगावाट टोटल आपका एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी से लाना है, जिससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको कम करने में भारत का कमिटमेंट जो है वो दिखे। तो इसके लिए ये गठबंधन भारत का भी मदद करेगा। आगे देखा गया कहा गया कि जनवरी 2018 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जिसको WFES के नाम से जाना जाता है यानी कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आबू धाबी में होता है। और भारत सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $350 मिलियन के सौर विकास कोष की यहाँ पे स्थापना भी कर दी। तो ये आपको याद रखना है कि भारत ने सौर ऊर्जा कोष की स्थापना कहाँ पे की और डेट ईयर क्या था और कितना उन्होंने इसमें अपना सहयोग राशि दिया। आगे देखिए कहा गया कि ISA का पहला सम्मेलन कब होता है, 2 से 5 अक्टूबर 2018 को होता है। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा भारत में हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट थे ISA से जुड़ा हुआ। तो वर्तमान में अगर देखा जाए सौर ऊर्जा बिजली के उत्पादन में विश्व भर का जो पूरा विश्व का एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 2.8% अपना स्थान रखता है। ठीक है, स्थान रखता है। और 2030 तक कहा जा रहा है कि 2030 तक अपने देखा जाए जो ISA के अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं उस पर अगर हर देश ध्यान देता है तो बिजली के उत्पादन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। और भविष्य में जो है सोलर ऊर्जा के को विश्व के अलग देश जो हैं एक ऊर्जा के बड़े उत्पादन के रूप में देखने लगेंगे। ठीक, तो ये भारत का जो कमिटमेंट था इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आ गई उसको भी आपको याद रखना है। और ये किसके लिए है, ये पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत देखा जाए तो क्लाइमेट जो चेंज है उसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेस को कटौती करने के साथ पृथ्वी के टेम्परेचर को कम करना जो है उसमें सहयोग देने का आपका काम करेगा ये। ठीक, तो हमें लगता है इसमें जितना भी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करनी थी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और इससे के अलावा जो भी आपको अदर क्वेश्चन पूछना हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।